अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। आज खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल जब मैं कह रही हूँ तो मेरा ख्याल है अब अगली डेट शुरू हो जाएगी, तो इसलिए ये दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। इसलिए कि एक तो PMLN को मज़ीद एक आप कह लें कि नई उम्मीद जाग गई है कि मज़ीद नशस्तें उनको मिल जाएं, और ऐसा लग रहा है कि अगर ये वार कामयाब होता है तो इनकी कोशिश है कि शायद इसी बलबूते पर मज़ीद कुछ नशस्तें हथिया ली जाएं और किसी भी तरह 2/3 मेजॉरिटी यकीनी बना ली जाए, जिसके बाद ये जो भी आइनी तरमीम करना चाहते हैं वो कर सकें। क्या ये हरबा कामयाब होगा या नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है इस हवाले से। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के कुछ अहम केसेस की समातें हैं। 9 मई के मुकदमात में ज़मानतों का हवाला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अलकादे ट्रस्ट केस, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट समात है। फिर इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे, एक और खुशखबरी मिली है जी, और ये खुशखबरी मिली है एक और खेल के मैदान से, एक और गोल्ड मेडल। इसके बारे में आपसे तफसीलात शेयर करेंगे और फिर हुकूमत की परेशानी का तज़किरा करेंगे कि जहां हुकूमत परेशान हो रही है कि 14 अगस्त को कैसे मनाएं और कैसे ना मनाएं, तो बड़ी तजब्जुब का शिकार है। इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा जी, सबसे पहले आपको बताते हैं जी कि कोर्ट से बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, और कोर्ट में आज जो अहम समाअत होने जा रही है वो काजी साहब के बेंच में होने जा रही है। काजी फाइज ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और जस्टिस अफगान अख्तर नईम साहब और जस्टिस अकील अब्बासी साहब, 3 रुकनी बेंच है ये, और ये बेसिकली समाअत करने जा रहे हैं रीकाउंटिंग के केस की। इसका सिर्फ मुख्तसर सा बैकग्राउंड आपको मैं बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ जो सीटें हैं, जो PTI के कैंडिडेट जीते हुए थे, PMLN के कैंडिडेट्स ने उनकी जीत को चैलेंज किया। इलेक्शन कमीशन ने नून लीगी रहनुमाओं के दरख्वास्त के ऊपर रीकाउंटिंग की, और रीकाउंटिंग से पहले पूरा बंदोबस्त किया गया। ये मैं क्यों कह रही हूँ ये मैं अभी आपको बता देती हूँ। और ये जो रीकाउंटिंग हुई, इसमें नून के उम्मीदवारों को जितवा दिया गया, और इस तरीके से ये उम्मीदवार असेंबली में पहुंचने में कामयाब हुए। लेकिन इस रीकाउंटिंग के प्रोसेस को PTI के लोगों ने जाके हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, और हाई कोर्ट ने PTI के जो उम्मीदवार हैं उनको इस मामले पर कहा कि उनकी दरख्वास्त दुरुस्त है, और उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उसको कलअदम करार दे दिया, रिकाउंटिंग वाला। तो इस तरह से ये नशस्तें वापस PTI को मिल गईं। उसके बाद जो नून लीगी रहनुमा थे, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट में अब इस हवाले से कभी इम्कान है, जो बेंच बना है उसको देखते हुए, कि ये जो नशस्तें हैं वापस PMLN को भी मिल सकती हैं। और इस सिलसिले में अब वैसे तो ये बड़ा अफसोसनाक मरहला है कि आम तौर पर हम ये देखते नहीं हैं कि जज कौन है और क्या उसका फैसला हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ ये बड़ा प्रॉब्लम है। और ये वैसे अभी का प्रॉब्लम नहीं है, ये पहले से चला आ रहा है कि अक्सर हम बेंच देखते हैं, जज देखते हैं कौन सुन रहा है, और फिर हमें आइडिया हो जाता है कि फ़ैसला कैसा आएगा। तो हर जज को कंट्रोवर्शियल भी बना दिया जाता है, और हर जज का जो कंडक्ट है वो भी इतना ऑब्वियस हो जाता है, इतना डिस्कस होता है कि उससे अंदाज़ा लगाना मुमकिन हो जाता है बड़ा आसानी से कि फ़ैसला क्या आएगा। तो चूँकि अब ये जो बेंच है, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब सुन रहे हैं, और इसके साथ अफ़गान अख्तर नईम साहब सुन रहे हैं। तो अफ़गान अख्तर नईम साहब बिल्कुल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हमेशा हम नवा ही नज़र आते हैं मुख्तलिफ़ केसेस में, उन्होंने कभी उनसे इख्तिलाफ़ नहीं किया। तो इस बात को मद्देनज़र रखा जाए तो बज़ाहिर लग रहा है कि 2 जजेस एक तरफ होंगे। जस्टिस अकील अब्बासी साहब भी उनको ज्वाइन कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। उनके बारे में आमतौर पर राय यही है कि वो एक आज़ाद जज हैं, साबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, और वहाँ पर उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट फैसले भी दिए। तो अकील अब्बासी साहब ने अभी हाल ही में जो रिटायर्ड जजेस की तैनाती के हवाले से भी केस था, उसमें भी बड़ा टफ टाइम दिया था समाअत के दौरान। तो ये सारी अगर हम एक हिस्ट्री को जहन में रखें तो इससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि काजी फाइज ईसा साहब ये नशस्तें जो हैं वो PMLN को दिलवा भी सकते हैं, और फ़ैसला उनके हक़ में आ भी सकता है। अगर ये नशस्तें PMLN को मिलती हैं तो उस सूरत में भी ये तो नहीं है कि 2/3 मेजॉरिटी एकदम पूरी हो जाएगी, लेकिन ये रास्ता ज़रूर खुल जाएगा कि इसका मतलब है कि इस तरीके से भी नशस्तें ऊपर नीचे मज़ीद की जा सकती हैं।
हालांकि उसका इम्कानात फिर भी मेरी नज़र में कम है, क्योंकि जो ये रिकाउंटिंग का मामला होता है इसके ऊपर 2-3 चीज़ें भी देखनी होती हैं। एक तो ये कि जो मुस्तरद वोट हैं और जो जीत का तनासुब है उनका फ़र्क कितना ज़्यादा है। अगर वो फ़र्क मामूली हो तो रिकाउंटिंग अक्सर जल्दी हो जाती है, दरख्वास्त मान ली जाती है। लेकिन अगर वो फ़र्क बहुत ज़्यादा हो तो फिर उस दरख्वास्त को आमतौर पर नहीं एंटरटेन किया जाता। दूसरा ये भी देखना होता है कि कितनी जल्दी आप ये दरख्वास्त करते हैं और उसके ऊपर कितनी जल्दी फ़ैसला आता है। तो बहरहाल ये जो रिकाउंटिंग में पीटीआई के लोगों को नशिस्तें हरवाई गई थी इलेक्शन कमीशन में, उसमें होशरुबा हैरान कुन इंकशाफात जो थे वो सामने आए थे, क्योंकि उस वक्त ये पता चला था कि हैरत अंगेज़ तौर पर रिकाउंटिंग में ना सिर्फ ये कि मुस्तरद वोटों की तादाद एकदम बहुत ज़्यादा 10-10 हज़ार ज़्यादा हो जाती थी। मतलब रिकाउंटिंग में होना चाहिए कि 200-400 वोट या चंद टेंस का फ़र्क हो सकता है, कुछ चंद वोटों का फ़र्क हो सकता है। 10-10 हज़ार वोटों का फ़र्क मुस्तरद वोटों में इन्होंने डाल दिया। और मज़े की बात यह कि उसके बाद जितने वोट मुस्तरद होते थे वो सारे के सारे पीटीआई वालों के होते थे। तो इस तरह से उनकी जो जीत थी उसको हार में बदला गया। मिसाल के तौर पर इसको आसान मैं आपको समझा दूं कि अगर बिलफर्ज पीटीआई के कैंडिडेट ने 60,000 वोट लिए और पीएमएलएन के कैंडिडेट ने 50,000 वोट लिए और मुस्तरद वोट अगर कोई बीच में 3-4 हज़ार थे, तो जब रिकाउंटिंग की दरख्वास्त आई और उसके बाद दोबारा जब थैले खोले गए और जब रिकाउंट किया गया तो पता ये चला कि जनाब मुस्तरद वोट 2,000 नहीं थे बल्कि 12,000 थे। और इस वजह से जो सारे वो अगले 10,000 जो मजीद वोट मुस्तरद हुए वो सब के सब वो थे जो पीटीआई वालों को पड़े हुए थे। तो इस तरह उनकी 10,000 की जो लीड है वो कम करके पीएमएलएन को जितवाया गया। तो ये हमने एक पैटर्न देखा। अगर ये होता ना कि मुस्तरद वोट थोड़े बहुत कमी बेशी होती तो लगता कि शायद जेन्युइन काउंटिंग हुई है, रिकाउंटिंग हुई है, या ये होता कि पीएमएलएन के भी वोट मुस्तरद होते, पीटीआई के भी होते, तो पता लगता कि जी काउंटिंग में कोई गड़बड़ हुई है। लेकिन ये कैसी काउंटिंग में गड़बड़ है जो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के वोट ही मुस्तरद हुए हुए हैं और पीएमएलएन के नहीं हुए हुए। तो इस तरीके से ये गड़बड़ करके ये नशिस्तें जो थीं वो पीएमएलएन की झोली में डाली गई थी। बहरहाल जी अब इस केस का फैसला आना है, इसलिए पीएमएलएन बड़ी इस पे होपफुल है कि ये जो 3 मजीद नशिस्तें हैं हमें मिल जाएंगी। दूसरी तरफ एक और अहम मामला है कप्तान की केसेस का। एक तो अलकादिर ट्रस्ट केस जो है ये बिल्कुल अपने आप समझ लें कि आखिरी मराहिल में है। जो आखिरी चंद गवाह थे वो विड्रॉ कर लिए थे नैब ने, और इमरान खान साहब ने एक सरप्राइज़ भी इसमें दिया है, क्योंकि आखिरी समाअत पर उन्होंने ये कहा था कि मैं भी अपने हक़ में गवाह पेश करना चाहता हूँ। अभी तक उन्होंने अपने गवाहों को डिस्क्लोज़ नहीं किया है, उनकी कोई लिस्ट भी फ्राहम नहीं की है अदालत में भी। और इसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि उन्हें शक है, ख़दशा है कि अगर वो अपने गवाहों के बारे में बता देंगे, उनके नाम डिस्क्लोज़ कर देंगे, तो उन्हें शक है कि उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वो गायब हो सकते हैं, उन्हें अदालत में पहुंचना ही ना दिया जाए, शायद ऐसी सूरत हाल बने। तो अभी तक उन्होंने बताया ही नहीं कि उनके हामी गवाह कौन से हैं। लेकिन अगर वो एंड टाइम पे ऐसे गवाह कोई सामने लेकर आते हैं तो क्या जज साहब उन्हें अलाउ करेंगे, वो जज साहब कि आप वो गवाह जो हैं वो पेश करें? क्योंकि ऐसा इससे पहले भी हो चुका है एक और मामले में, गालिबन तोशाखाना केस था, उसमें भी इमरान खान साहब ने आखिर में आकर ये कहा कि वो अपने गवाह पेश करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं दी गई थी। तो अब भी क्या ऐसा होगा या उन्हें इजाज़त मिल जाएगी, ये देखना होगा, क्योंकि अभी तक ये कोई नहीं जानता कि खान साहब के वो गवाह कौन हैं। एक चीज़। दूसरा ये कि अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये नैब तरमीम का जो केस है जिस पे समातें भी हो चुकी हैं और तकरीबन 3 महीने होने वाले हैं, लेकिन उसका फ़ैसला भी नहीं अभी तक आया, इवन शॉर्ट ऑर्डर भी नहीं आया। तो बहुत से लोग आजकल आपको ये तो शोर मचाते नज़र आ रहे हैं कि जी मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फ़ैसला क्यों नहीं आया, 30 दिन हो गए क्यों नहीं आया। लेकिन वही लोग आपको नैब तरमीम का जो फ़ैसला है वो मांगते हुए नज़र नहीं आ रहे, हालांकि वो तो शॉर्ट ऑर्डर भी नहीं बनाया और वो तो उससे पहले से समाअत मुकम्मल हो चुकी है। तो उसकी वजह यही बताई जाती है कि अगर नैब तरमीम बहाल होती हैं तो उस सूरत में इमरान खान साहब का ये जो अलकादिर केस है और जो नैब के केसेस हैं वो ख़त्म होने का इम्कान है, क्योंकि उस केस में उन तरमीम में ये शिक भी है कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है उसके ऊपर आप ये नहीं लागू करेंगे नैब कानून। तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है तो उस सूरत में फिर इमरान खान साहब को तो उसमें इस्तिस्ना मिल जाता है, तो उन्हें इसका फ़ायदा मिलेगा।
लेकिन एक तरफ ऐसा लग रहा है बज़ाहिर कि कोशिश ये की जा रही है कि एक दफ़ा उन्हें सज़ा हो जाए और उसके बाद उस केस का फ़ैसला आए, ताकि उसका जो भी फ़ायदा हो वो इमरान खान साहब को बराह रास्त ना मिल सके। आगे हाई कोर्ट में जाके मिलता रहे तो वो अलग बात है, लेकिन ज़ाहिर है फिर वो टाइम टेकिंग होगा। लेकिन इस स्टेज पर, ट्रायल की स्टेज पर उन्हें ये फ़ायदा ना मिल सके। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि नैब तरमीम का जो फ़ैसला है वो इसलिए भी ताख़ीर का शिकार है। बाकी ये है कि इमरान खान साहब की कल जब समाअत होगी तो काफ़ी दिनों बाद फिर से, यानी 3-4 दिनों बाद मीडिया से उनकी गुफ्तगू होगी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा वो दिन। ज़ाहिर है जब इमरान खान साहब सहाफ़ियों से बातचीत करते हैं तो फिर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो नई बातें सामने आती हैं और फिर काफ़ी वो मौजूद बहस रहती हैं हफ्ता भर। तो बहरहाल जी ये है। दूसरी तरफ जो 9 मई के मुकदमात में इमरान खान साहब का जो जिस्मानी रिमांड था वो कलअदम करार दिया गया था, तो वो जो जिस्मानी रिमांड है उसके बाद अब ज़मानतों की दरख्वास्तें डाली गई हैं। उसके ऊपर भी जो है कल समाअत होनी है, तो वो भी देखना होगा कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ये इसी तरह से ज़मानतें इसमें भी मिल जाती हैं, अलकादर में वो ऑलरेडी ज़मानत पर हैं, सज़ा अभी हुई नहीं, 9 मई भी मिल जाती है, तो सिर्फ एक तोशा खाना का केस रह जाएगा जिसमें खान साहब गिरफ्तार होंगे। तो ये काफ़ी इसलिए इम्पॉर्टेंट है इस हवाले से। बाकी एक अच्छी खबर जो मैंने आज आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि जनाब कि बैंकॉक में 7वीं ताइक्वांडो चैम्पियनशिप जो है वो एक और पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त एथलीट ने जीत ली है। आमिर खान, जिनका ताल्लुक स्वात से है, इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इन्होंने दी, तो पाकिस्तान का झंडा एक दफ़ा और सरबुलंद होता हमें नज़र आ रहा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। मेरा ख्याल है कि जहाँ पर इतना पुरतपाक इस्तकबाल अरशद नदीम का हुआ और उन्हें इतना ज़्यादा मीडिया ने ना सिर्फ ये कि सराहा बल्कि पूरी कवरेज उन्हें मिली, इसी तरह जो बाकी हमारे एथलीट्स हैं, जो मुख्तलिफ गेम्स हैं जो आम तौर पर इग्नोर्ड रहती हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, मेरा ख्याल है कि अब वो वक्त आ गया है कि हम इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि हमें इन तमाम हीरोज़ को, इन तमाम प्लेयर्स को इनकरेज करना है। वो तमाम गुमनाम किस्म की गेम्स जो कि हमारे यहाँ आमतौर पर लोगों को पता भी नहीं होती, उनके बारे में भी लोगों को अवेयरनेस दी जाए और इन तमाम लोगों को इनकरेज किया जाए जो ये मुख्तलिफ चैम्पियनशिप जीत रहे हैं। अगर आप इनको मज़ीद वसाइल फ्राहम करें, इनके लिए आवाज़ उठे मीडिया पे, तो ऑटोमेटिकली ये भी आगे बड़े और बड़े इवेंट्स पर जाकर जो है पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। तो जी ये ज़बरदस्त किस्म की खुशखबरी मिली है। इसके बाद अब ज़रा आ जाते हैं कि जी हुकूमत किस टेंशन का शिकार है। हुकूमत की अब इस वक्त टेंशन जो है वो ये बन गई है जनाब आली कि हम जो इमरान खान साहब ने एक तुरप का पत्ता फेंका, इसका हल क्या निकालें। तुरप का पत्ता क्या फेंका इमरान खान साहब ने? उन्होंने ये किया है कि जो 13 अगस्त की रात को लोगों को कॉल दे रखी है कि आपने पाकिस्तान के परचमों के साथ और पीटीआई के झंडों के साथ निकलना है और बाहर निकलकर हकीकी आज़ादी के लिए आपने सेलिब्रेट भी करना है 14 अगस्त को, और साथ साथ ये डिमांड भी करनी है कि हकीकी आज़ादी मिले, तो उसके लिए प्रोटेस्ट भी करना है। तो ये इन्होंने काइंड ऑफ जो एक प्रोटेस्ट और सेलिब्रेशन को मिक्स करके इमरान खान साहब ने बॉल कराई है, ये काफ़ी मुश्किल हो गई है हुकूमत के लिए। इसलिए कि एक तो ये दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि आमतौर पे भी हम देखते हैं कि जो सेलिब्रेशंस होती हैं वो 13 अगस्त की रात को शुरू हो जाती हैं। लोग अक्सर फैमिलीज़ लेके बाहर निकलते हैं, लाइटिंग होती है और सब इसको जो है वो गाड़ियों पर रश वश होता है और खूब सब लोग झंडे वंडे लेके निकलते हैं, रैलीज़ निकलती हैं। तो ये हम नॉर्मली सेलिब्रेशंस देखते हैं। अब अगर इमरान खान साहब की ये कॉल है कि जी आपने निकलना और साथ पीटीआई का झंडा भी लेके निकलना है, तो उस सूरत में अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हुकूमत सबको अलाउ कर दे कि जैसे नॉर्मली लोग निकलते हैं उसी तरह आके सेलिब्रेट करें, तो फिर तो सबको पता है कि ज़ाहिर है मकबूलियत तो है इमरान खान साहब की, और इन्हें भी पता है कि जब इन्हें कोई रोक टोक के बगैर बाहर निकलने की इजाज़त मिलेगी तो फिर तो एक समंदर होगा लोगों का, क्राउड तो फिर ऐसे निकलेगा कि जैसे कभी किसी ने देखा ना हो। तो अब इनको इस बात की टेंशन है कि अगर हम इनको नहीं रोकते और ये बड़े आज़ादाना तरीके से अपना रैलीज़ करते हैं और पीटीआई का झंडा और इस पाकिस्तान का झंडा लेकर एक साथ निकलते हैं, तो ये तो फिर एक बड़ा इवेंट बन जाएगा और सारे वर्ल्डली इसको मेरा ख्याल है रजिस्टर कर लिया जाएगा कि खान की पार्टी के लोग इतने सपोर्टर्स हैं कि इस तरह ओवरवेलमिंगली पूरे मुल्क में निकले और इस तरह से रैलीज़ निकली, तो वो तो सब सामने खुल के आ जाएगा। तो अगर इसको रोकते हैं, दूसरी ऑप्शन ये है कि जी आप दफ़ा 144 लगा दें, बंद कर दें, नहीं जी इस दफ़ा हमने कोई दहशत गर्दी का ख़तरा नहीं बाहर निकलने देना, कुछ भी आप बहाना बना लें।
तो इस सूरत में भी ये हुकूमत की नाकामी तस्लीम होगी कि जी अच्छे आपकी आज़ादी है, अच्छे आप जिंदा कौम है कि आप अपना कौमी दिन नहीं मना सकते, यानी अपनी आज़ादी का दिन नहीं आप मना सकते। ये आज़ादी है आपकी कि आप आज़ाद नहीं हैं इस हद तक भी कि आप अपना दिन मना लें। तो अब ये भी एक अजीब सी बात है, और फिर उससे एक तासुर ये भी जाएगा कि जनाब जो फिर ये बात की जाती है पीटीआई की तरफ से कि जी लोग मायूस हैं या सेलिब्रेशन का कोई उस तरह से लोगों में ट्रेंड नहीं है अब, और हम ये बात करते हैं कि लोग मायूस होकर मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें तो फिर वो उस दिन खुद हुकूमत ये फराहम कर देगी जवाज़ कि कोई निकलेगा नहीं, कोई सेलिब्रेशन नहीं होंगी, तो लगेगा कि जी ये तो पूरी कौम जो है वो पता नहीं सो रही है, और कोई भी इस हुकूमत के साथ किसी तरह का भी हमें नज़र नहीं आएगा जोश जज्बा। तो ये क्या, तो अब वो बड़ी मुश्किल में है। इजाज़त दें तो फंसते हैं, इजाज़त ना दें तो फंसते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने इसको सेलिब्रेशन के साथ जोड़कर जो एक हुकूमत के लिए मुश्किल क्रिएट की है उसका अभी तोड़ फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। लेट्स सी कि इन दी एंड क्या होता है। इस पे ये तो ज़रूर ये बात करेंगे कि जी ये तो कौमी दिन है, इसमें आपने पार्टी परचम लगाकर इसको सियासी रंग देने की जो कोशिश की है उसकी वजह से आपने कंट्रोवर्शियल किया है कौमी दिन को, तो इस तरह की एक हम देखेंगे कि ज़ाहिर है बात की जाएगी हुकूमत की तरफ से। लेकिन इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जी हकीकी आज़ादी चूँकि अभी तक हमें नहीं मिली है, आज़ादी हमने ली थी 14 अगस्त 1947 को, लेकिन हकीकी आज़ादी नहीं मिली, तो इस दिन को ही हम हकीकी आज़ादी की डिमांड के साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो ये अब अगर एक सियासी चाल है तो है, फिर वही बात आ जाती है कि फिर वो सियासी चाल वो भी चलते हैं, फिर तो अपने तौर पर आप भी चलते हैं। देखना ये है कि इसका हल अब हुकूमत निकालेगी, क्या सेलिब्रेशन की इजाज़त होगी, या फिर हम 13 अगस्त की रात भी पकड़ धक्कड़ और यही सब कुछ देख रहे होंगे। तो इसके ऊपर जी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।